नमस्कार, मैं विजय कुलवाल स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी शोधन क्षमता अनुपातों की। अब इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात वे अनुपात होते हैं जो संस्था द्वारा पिछले समय में लिए गए निर्णयों की, पिछले समय में लिए गए जो भी निर्णय हैं उनकी कुशलता या उनके प्रभाव की जांच करते हैं। वास्तव में ये अनुपात संस्था की कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते हैं कि संस्था किस गति से, किस कुशलता से कार्य कर रही है। संस्था ने जो पूंजी के रूप में पैसा संपत्तियों में विनियोग किया है उसका क्या औचित्य है। इन अनुपातों में मुख्य तौर पर हम स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशो, देनदार आवर्त अनुपात, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात भी इसे कहा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, औसत उगाही अवधि या औसत संग्रहण अवधि जिसे एवरेज कलेक्शन पीरियड कहा जाता है, इसी तरीके से व्यापारिक देय अनुपात, व्यापारिक देय आवर्त अनुपात जिसे कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इसी तरीके से औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड और अन्य आवर्त अनुपात हम इसमें सीखेंगे। तो आइए क्रियाशीलता का पहला अनुपात स्कंद आवर्त अनुपात की बात करते हैं। स्कंद आवर्त अनुपात क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। वास्तविक रूप में देखा जाए तो स्टॉक टर्नओवर रेशो वर्ष के दौरान जो स्कंद आपने आपकी दुकान के अंदर रखा है, यानी कि औसत स्कंद और बेचे गए माल की लागत का संबंध व्यक्त करता है। यह अनुपात यह प्रकट करता है कि वास्तव में आपने वर्ष के दौरान कितनी बार आपके दुकान में रखे गए स्कंद को, आपके व्यापार के स्कंद को रोकड़ में परिवर्तित कर लिया है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा, संस्था उतनी ही अधिक कार्यकुशल कह सकते हैं आप, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि संस्था माल को फटाफट तीव्र गति से बेच रही है। आइए इसके सूत्रों की बात करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो की गणना के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपके लिए जानकारी की बात यहां पर बता दूं, क्योंकि क्रियाशीलता अनुपातों में इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। कक्षा 11 में आपने जिसे सेल्स कहा है, यहां पर मुख्य तौर पर उसके लिए शब्द यूज किया जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब विक्रय ही है। अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शब्द आता है तो उसका मतलब उधार विक्रय है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न शब्द आता है उसका मतलब सेल्स रिटर्न है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऊपर और एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री को नीचे। एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री एक दूसरे के समानार्थी हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो जैसा इसके पारिभाषिक तौर पर मैंने बताया था कि स्कंद आवर्त अनुपात बेचे गए माल की लागत और औसत स्कंद के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, यानी यह बताता है कि स्टॉक का कितना गुना बेचे गए, वर्ष के दौरान बेचे गए माल की लागत है। जितना ज्यादा होगा यह माना जाएगा कि स्टॉक उतना जल्दी कैश में, रोकड़ में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है माल उतना जल्दी गति से बिकता है। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना कैसे की जाएगी। तो इसके तरीके आपके सामने हैं स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूले इसको आप ध्यान से समझें। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पहला जो फॉर्मूला है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आप अपनी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। आपने कक्षा 11 में जो व्यापार खाता बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, उसमें आपका सेल्स भी होता था और ग्रॉस प्रॉफिट भी होता था। तो सेल्स में से जीपी को घटाने के बाद, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटाने के बाद जो राशि बचती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी। लेकिन इसका दूसरा मुख्य सूत्र जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसका विशेष
तौर पर ध्यान रखें, ये पहला सूत्र है और ये इसका दूसरा सूत्र है। दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे आएंगे जिसमें दोनों फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज को जोड़ दें और उसमें और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस है, कैरेज एंड वॉर्ड है, जो भी ट्रेडिंग में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते थे, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिये को लेस कर दें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आएगा। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, दोनों से जो उत्तर निकलेगा वो सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। किसी भी सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में दी गई सूचनाओं पर डिपेंड करता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ये सूचनाएं दे रखी होंगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और कुछ सूचनाएं ऐसे हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला प्रयोग करना है। तो ये तो बात हुई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की गणना कैसे करेंगे। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या होती है, ये आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। एक्चुअली स्टॉक एक ऐसी मद है, स्टॉक एक ऐसी संपत्ति है जो रोज अपना मूल्य व्यापार में बदलेगी, क्योंकि स्टॉक रोज व्यापारी खरीदता भी है और बेचता भी है, तो उसका कोई निश्चित मूल्य नहीं है। इसलिए एवरेज स्टॉक, वित्तीय विश्लेषकों ने यह तय किया कि स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए हमें किसी निश्चित अवधि को स्टॉक की निश्चित राशि चाहिए, जबकि स्टॉक एक ऐसी संपत्ति है, चालू संपत्ति है, और इसके मूल्य में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कभी ये बढ़ता रहता है, कभी ये घटता रहता है। अगर आप व्यापार में स्टॉक और खरीदेंगे, माल और खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और माल का विक्रय करेंगे तो माल घट जाएगा। तो कुल मिलाकर एवरेज स्टॉक फिर कैसे निकाला जाए, तो साल के शुरुआत में जो माल आपकी दुकान में था उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। फर्स्ट डेट को अगर आप खाते फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग खोलते हैं तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक आपके पास था वो ओपनिंग स्टॉक है, और जब आपने खाते बंद किए तब स्टॉक कितना है वो क्लोजिंग स्टॉक है। इन दोनों का औसत एवरेज स्टॉक कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो जरा ध्यान दें, काफी सारे फॉर्मूले हमने यहां डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले मेन फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। किसी एक का प्रयोग कर लें, दोनों एक ही चीज है। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से यदि ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया जाए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़कर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाए तो भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलकर आ जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज स्टॉक। जैसा आपको बताया गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये एवरेज स्टॉक आएगा। अब ये बात हो गई इनके फॉर्मूलों की। अब कुछ और बातें जो आपको प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1, यदि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना संभव ना हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे स्टूडेंट जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा होगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की सूचना नहीं होगी, आपके पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज इनकी भी सूचना पूरी नहीं होगी। कुल मिलाकर कुछ प्रश्नों में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां पर आप इनकी जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को काम में ले सकते हैं, लेकिन वो तब जब इनको निकालना संभव ना हो। दूसरी बात करना चाहूंगा, यदि ओपनिंग स्टॉक ना हो, क्योंकि आपको एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चाहिए, लेकिन सपोज दैट प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक नहीं है और उसे किसी तरीके से निकालना भी संभव नहीं है। अगर निकल सकता है तो उसे निकालने की कोशिश करेंगे और उसे निकालेंगे, लेकिन अगर उसे किसी भी तरीके से ज्ञात नहीं किया जा सकता तो फिर एवरेज स्टॉक नहीं निकालेंगे, एवरेज स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक को ही रख देंगे। ये दो बातें विशेष तौर पर ध्यान रखें। फर्स्ट, यदि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल नहीं है तो उसके स्थान पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रख देंगे। दूसरी बात, यदि ओपनिंग स्टॉक प्रश्न में नहीं है और उसे ज्ञात भी नहीं किया जा सकता तो उसकी जगह बिना एवरेज निकाले क्लोजिंग स्टॉक को पुटअप कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 12। निम्न सूचनाओं से स्कंध आवर्त अनुपात ज्ञात करो। आपको निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। अब बात करते हैं वर्ष के क्रय
परचेज 5 लाख आपको दिए हुए हैं, वर्ष के प्रारंभ का रहतिया दैट इज ओपनिंग स्टॉक 2 लाख दिया हुआ है, वर्ष के अंत का रहतिया 1 लाख दिया हुआ है, आवक गाड़ी भाड़ा कैरेज इनवर्ड जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है 50,000 दिया गया है, और संचालन से आय यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 10 लाख रुपए दिया गया है। अब अगर यहां बात करें तो यहां एवरेज स्टॉक भी निकल सकता है और साथ ही साथ यहां कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकल सकता है, इसलिए संचालन से आय का कोई प्रयोग यहां पर नहीं होगा। यह तब उपयोगी था जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना संभव ना हो, या दूसरी बात ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया जाता तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी निकल सकता है, लेकिन यहां पर जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा वो दूसरे वाले सूत्र से निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आइए तो पहले ये दोनों चीजें निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये वाला सूत्र क्यों प्रयोग किया आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है, सकल लाभ नहीं दिया गया है, बल्कि इस सूत्र वाली सारी सूचनाएं आपके पास अवेलेबल है। तो आइए हल करते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 2 लाख, परचेज आपको दी गई है 5 लाख, कैरेज इनवर्ड आपको दिया गया है 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 1 लाख। इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है 6,50,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,50,000। एवरेज स्टॉक की अगर बात की जाए तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 1 लाख अपॉन 2। जब हम करेंगे तो औसत जो इसका निकल कर आता है वो 1,50,000 निकल कर आता है, यानी कि औसतन हम अपनी दुकान में लगभग 1.5 लाख रुपए का माल रखते हैं और साल के दौरान 6,50,000 का माल बेच देते हैं। तो आपका स्टॉक कितनी बार रोकड़ में टर्न हो गया, ये ही स्टॉक टर्नओवर रेशो है। 1.5 लाख का माल रखकर आपने 6.5 लाख का माल कैसे बेच दिया? खरीदा फिर बेचा, खरीदा फिर बेचा, तो यही तो स्टॉक टर्नओवर है और ये कुशलता को बताएगा। जितना ज्यादा आएगा इसका मतलब संस्था बहुत तेज गति से अपना माल बेचती है। तो आइए अब निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट of revenue from operation upon average stock। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाली है 6,50,000 और एवरेज स्टॉक आपने निकाला है 1,50,000। 6,50,000 भाग 1,50,000 इज इक्वल टू 4.33 टाइम्स, यानी कि आप वर्ष के दौरान अपने माल को 4.33 बार कैश में चेंज कर देते हैं। 4.33 बार दुकान में माल खरीदने के बाद बेच देते हैं। यहां बात करना, एक और बात आपको बताना चाहूंगा। आप चाहेंगे कि सर इसकी आदर्श मात्रा, जैसे कि चालू अनुपात की आदर्श मात्रा है, तो इसकी आदर्श मात्रा को तय नहीं किया जा सकता। स्टॉक टर्नओवर रेशो डिपेंड करता है व्यापार की प्रकृति पर। जैसे हम उदाहरण ले परचूनी की दुकान की, तो उसका स्टॉक टर्नओवर रेशो फास्ट होगा क्योंकि उसका माल जल्दी बिकता है। लेकिन अगर हम बात करें कार के शोरूम की, तो उसका स्टॉक टर्नओवर थोड़ा स्लो होगा क्योंकि उसका माल थोड़ा धीरे धीरे बिकता है। तो कहने का मतलब है इसकी आदर्श माप तय नहीं की जा सकती, लेकिन यह पक्का है कि जितना ऊंचा स्टॉक टर्नओवर आएगा उतना संस्था की कार्यकुशलता ज्यादा है। अब बात करना चाहेंगे अगले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 13। निम्नलिखित सूचना से स्कंध आवर्त अनुपात एवं स्कंध की औसत अवधि, इसका कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं गया है, यह हम आपको इस उदाहरण में ही हल करा देंगे। प्रारंभिक रहतिया दिया गया है स्टूडेंट्स 58,000, क्रय परचेज दिया गया है 4,84,000,
संचालन क्रियाओं से आगम यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया गया है 6,40,000। सकल लाभ की दर संचालन क्रियाओं से आगम का 25%। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आपके पास अवेलेबल है जो कि है 25%। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसे ही काउंट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया गया है 6,40,000 और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 6,40,000 का ही 25% है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 25% किसका? सकल लाभ की दर संचालन क्रियाओं से आगम का, यानी विक्रय का 25% आपको दिया गया है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6,40,000 माइनस 1,60,000, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो निकल कर आएगी 4,80,000। अब बात करते हैं एवरेज स्टॉक की। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो बात करते हैं, प्रारंभिक रहतिया स्टूडेंट्स 58,000 दिया गया है, परचेज 4,84,000 दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न में अंतिम स्कंध उपलब्ध नहीं है और स्टॉक टर्नओवर के लिए एक बार अगर ओपनिंग स्टॉक ना हो और उसे निकालना भी संभव ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ना निकाला जाए। क्लोजिंग स्टॉक तो स्टॉक टर्नओवर के लिए चाहिए ही चाहिए। तो किसी ना किसी तरीके से पक्का है कि क्लोजिंग स्टॉक यहां ज्ञात करना होगा। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करने की बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से ज्ञात करना होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब जरा ध्यान दें, अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आप निकाल चुके हैं जो कि 4,80,000 है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का दूसरा फॉर्मूला भी इस सवाल में प्रयोग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस सूत्र से क्लोजिंग स्टॉक निकाला जा सकता है। देखिएगा कैसा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब उपलब्ध है आपके पास 4,80,000, ओपनिंग स्टॉक आपके पास उपलब्ध है, परचेज आपके पास उपलब्ध है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तभी लेने हैं जब सवाल में है, वरना उन्हें जीरो मानना है, साइलेंट मानना है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो यहां पर केवल क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो इसे एक्स मानकर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और सवाल ऐसा भी आएगा जिसमें दोनों फॉर्मूले प्रयोग करने पड़ सकते हैं। तो आप देखें यहां पर मैंने दोनों फॉर्मूलों का यूज किया है, एक मेन फॉर्मूला और एक से मैं मिसिंग जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की वो निकालूंगा। तो आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 58,000 और परचेज आपको कितनी दी गई है 4,84,000। और क्लोजिंग स्टॉक को आप x मान लीजिए। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। x इधर ले आते हैं और इनका जो टोटल है वो हो जाएगा 5,42,000 और इधर माइनस का 4,80,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके 62,000। और अब आप आसानी से एवरेज स्टॉक की गणना कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया 58,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना फाइंड आउट हुआ 62,000 और इसका जो औसत है वो निकल कर आया आपके 60,000। अब आप मेन फॉर्मूला यूज कर लें तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें
जो मेन फॉर्मूला है वो स्टॉक टर्नओवर का आपको लगाना है, और स्टॉक टर्नओवर के लिए आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी चाहिए और साथ ही साथ एवरेज स्टॉक भी चाहिए। लेकिन इस प्रश्न की समस्या ये थी कि इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए तो सेल्स और जीपी दोनों दे रखे थे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ा, और फिर हमने उससे इस तरह से मिसिंग कैलकुलेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं मेन फॉर्मूले की। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने जो फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया है 4,80,000, और जो एवरेज स्टॉक आपने मालूम किया है वो मालूम किया है आपने 60,000। तो आपका उत्तर निकल कर आता है 8 टाइम्स, यानी आप अपने स्टॉक को वर्ष के दौरान 8 बार रोकड़ में बदल देते हैं। अब इस प्रश्न में एक बात और पूछी गई है कि स्कंद की औसत अवधि ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि स्टॉक टर्नओवर का मतलब तो क्या है कि माल कितनी बार साल में रोकड़ में बदल गया, और स्कंद अवधि का मतलब है कि एक बार माल खरीदने के बाद आपकी दुकान में माल कितने दिनों तक पड़ा रहा। तो अगर यहां बात की जाए तो इसके लिए जो आपको फॉर्मूला प्रयोग करना है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। आपको स्टॉक वेलोसिटी से कहा जाता है, स्टॉक वेलोसिटी बराबर मंथ इन अ ईयर, मंथ इन अ ईयर अपॉन स्टॉक टर्नओवर। ये डिपेंड करता है आपके स्टॉक टर्नओवर पर। अगर स्टॉक टर्नओवर ऐसा आया है जो 12 में इजीली डिवाइड किया जा सकता है, जैसे 8 का अगर मैं 12 में डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा, और 1.5 को मैं मंथ कह सकता हूं। भाई 1.5 का मतलब है 1.5 मंथ और 1.5 महीना। और अगर बात की जाए कि साहब यहां पर स्टॉक टर्नओवर ऐसा आ रहा है जो 12, अगर उसका 12 में भाग दें तो मंथ बहुत अजीब से आते हैं, जैसे 2.33, 2.44, तो फिर आपको दिनों का प्रयोग कर लेना चाहिए, डेज इन अ ईयर का प्रयोग कर लेना, तो आपका उत्तर दिनों में आएगा। यहां पर यह बताना है कि आपका स्टॉक कितने दिनों तक आपके पास रहा। तो सीधी सी बात है, आप देखिए गणितीय रूप से अगर इसे समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आपने 8 बार माल को बेचा है, 8 बार कैश में कन्वर्ट किया। इसका मतलब एक बार माल आने के बाद आपकी दुकान में 1.5 माह तक पड़ा रहता है, और फिर बिक जाता है, फिर दूसरा आता है वो 1.5 माह बाद वो बिक जाता है, फिर तीसरा आता है वो 1.5 माह बाद फिर बिक जाता है। तो इस तरीके से 8 बार पूरे 12 महीने में कन्वर्ट होता है। तो मैंने यहां पर मंथ का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि 8 से जब मैं 12 में डिवाइड करता हूं तो 1.5 मंथ इजीली आप मंथ में उसे शो कर सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि हाँ 1.5 महीना। लेकिन अगर महीना अलग तरीके से आए तो फिर आप डेज का प्रयोग भी कर सकते हैं, फिर आपका जो उत्तर आए उसके आगे आप डेज लगा दें। तो यहां पर मंथ की बात अगर की जाए तो 12/8, और आपकी स्कंद की जो अवधि है वो आ रही है 1.5 मंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि स्टॉक टर्नओवर रेशो का है, आइए उसकी बात करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है उदाहरण संख्या 14, वो कह रहा है मीनाक्षी लिमिटेड के निम्नलिखित समंकों से स्कंद आवर्त अनुपात की गणना कीजिए, जिसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 85,000 दे रखा है और लेस रिटर्न दे रखी है 5,000। एक बात और बताना चाहूंगा, ये कहीं पर भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहीं पर अगर रिटर्न दिया जाए, सेल्स रिटर्न दिया जाए या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दिया जाए, तो वो हमेशा सेल्स में से घटाना ही है। कहीं पर भी आप सेल्स काम में ले रहे हैं उसको लेस करके ही लेना है, यानी कि यहां पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काम में लूंगा वो 80,000 लूंगा हर जगह। इसके अलावा परचेज आपको दिया हुआ है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग बता रखे हैं 15,920 और 14,400। कैरेज इनवर्ड दिया गया है, वेजेस दिया गया है और साथ ही साथ ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया गया है तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस
ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। एवरेज स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, तो एवरेज स्टॉक भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आइए, इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, गणना कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो तो 80,000 सेल्स रिटर्न घटाने के बाद वाला लेना है, 85,000 नहीं लेना है, फिर बोल रहा हूं। और ग्रॉस प्रॉफिट लेना है 36,480, तो आपका आएगा 43,520 रुपए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बात करते हैं एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, और दोनों वैल्यूज आपको दे रखी हैं। आपका ओपनिंग स्टॉक है 15,920 और आपका क्लोजिंग स्टॉक है 14,400, और इसका एवरेज जब आप निकालते हैं तो ये आएगा 30,320 भाग 2, 15,160 रुपए। 15,160 रुपए की गणना आपके सामने आती है। अब ज्ञात कर लेते हैं इसका स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो वो है 43,520, और अगर स्टॉक टर्नओवर की बात की जाए तो वो आपका एवरेज स्टॉक की अगर बात की जाए तो वो आपका है 15,160। इसका उत्तर निकल कर आता है 2.87 टाइम्स, यानी कि आपका स्टॉक साल के दौरान 2.87 बार कैश में परिवर्तित हो गया है। अब शुरू करते हैं। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जो कि क्रियाशीलता अनुपातों का दूसरा मुख्य अनुपात है। यह अनुपात क्या बताता है? आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक व्यापारी को अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए उधार माल का विक्रय करना पड़ेगा। अगर केवल वो नकद की पॉलिसी लेकर चलेगा तो उसका माल कम बिकेगा। इसलिए विक्रय में वृद्धि करने के लिए, लाभों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यापारी को उधार माल विक्रय करना पड़ता है। उधार माल का विक्रय करने के बाद देनदारों से कितनी समय में आप पैसा ले लेते हैं और कितनी बार पैसा ले लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला अनुपात, इसके दो टॉपिक हैं जो देनदारों से संबंधित है। उसमें पहला हम लेने जा रहे हैं व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, जो कि आप व्यापारी के द्वारा की गई उधार बिक्री और उसके औसत जो प्राप्य हैं, औसत मतलब वही प्रारंभ और अंत का औसत, उनका आपस में संबंध व्यक्त करता है। यह अनुपात यह बताता है कि संस्था किस गति से, किस तरीके से कितनी बार साल के दौरान अपने देनदारों से रोकड़ प्राप्त कर लेती है। तो आइए इसके सूत्रों की बात करते हैं। इसका संबंध उधार बिक्री से है। तो देखिएगा जरा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेड रिसीवेबल से कंफ्यूज ना हो आप कि सर ये क्या है। आपने कक्षा 11 में जो डेटर और बीआर पढ़े हैं उन्हें संयुक्त रूप से ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है, और उन दोनों का संबंध किससे होता है? उधार बिक्री से होता है। तो बात करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उधार बिक्री आपको ऊपर रखनी है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको नीचे रखना है। अगर क्रियाशीलता अनुपातों को आप याद करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा आपको तरीका बता रहा हूं। जिसका टर्नओवर पूछा है उसका एवरेज नीचे आएगा। जैसे स्टॉक टर्नओवर तो नीचे एवरेज स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल
उसके अलावा पूछ सकते हैं आपसे ट्रेड पेएबल टर्नओवर, तो एवरेज ट्रेड पेएबल नीचे आएगा और जिसका संबंध जिससे है वो ऊपर। जैसे स्टॉक का संबंध कॉस्ट से है तो उसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया। देनदारों का संबंध उधार बिक्री से, इसलिए इसमें नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया। लेनदारों का संबंध परचेज से, तो उसमें ऊपर नेट क्रेडिट परचेज आएगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है क्योंकि उधार बिक्री से ही देनदार बनते हैं। अब बात आती है कि एवरेज कैसे निकाला जाएगा, तो ओपनिंग डेटर एंड बीआर और क्लोजिंग डेटर एंड बीआर को जोड़कर 2 का भाग दे दें। कुछ सवालों में बीआर अवेलेबल नहीं होंगे तो केवल डेटर काम ले लें। अब इन सूत्रों को तो आपने देख ही लिया, ये तो मेन फॉर्मूले हैं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज डेटर एंड बीआर, और एवरेज निकालने का तरीका ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बीआर अपॉन 2। लेकिन कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी, यदि प्रश्न में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना संभव ना हो, यानी कि सपोज दैट आप उधार बिक्री नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है, तो आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन काम में लेंगे। और यह चीज बोलने की जरूरत नहीं है कि उसमें से सेल्स रिटर्न घटानी है, अगर वो दे रखी तो वो तो लेस करनी ही है। यदि ओपनिंग डेटर एंड बीआर ना हो, ओपनिंग डेटर एंड बीआर ना हो और ज्ञात भी ना हो सकते हो, अगर निकल सकते हैं तो पहले निकालने की कोशिश करें, लेकिन नहीं है तो क्लोजिंग डेटर एंड बीआर को काम में लेंगे, जैसे कि आपने स्टॉक टर्नओवर में केवल क्लोजिंग स्टॉक को काम में लिया है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को ट्रेड रिसीवेबल में से नहीं घटाया जाएगा। ये एक बहुत मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात आई है स्टूडेंट्स। जब आप करंट रेशियो निकाल रहे थे, वहां बैलेंस शीट में अगर प्रोविजन दे रखा था, तो हमने जो डेटर लिए थे करंट असेट्स में, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को घटाने के बाद लिए थे। लेकिन यहां पर ध्यान रखें, जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो काम में ले रहा है, मतलब वो निकाल रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं, तब आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को इग्नोर करना है, उसे ध्यान नहीं देना है, कुल मिलाकर उसे देनदारों में से घटाना नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं आपके एग्जाम्पल की। आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 15 कुछ इस तरीके से है। निम्नलिखित सूचनाओं से व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। वर्ष के लिए कुल आगम संचालन क्रियाओं से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कुल बिक्री आपको दी गई है 4 लाख, नगद आगम क्रियाओं से प्राप्ति 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी कि जो कैश सेल है वो जो टोटल सेल है उसका 20% है, यानी 4 लाख का 20% 80,000 रुपए नकद बिक्री है। तो उधार बिक्री हो गई 3,20,000। आगे बढ़ते हैं। 1/4/2016 को आपको व्यापारिक प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल खुद ही ने दे रखे हैं 68,000 और 31/3/17 को व्यापारिक प्राप्य आपको दे रखे हैं 60,000 रुपए। सारी सूचनाएं अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, एक तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, उसके लिए आपको कैश सेल को लेस करना होगा और एक इनका एवरेज निकालना है। तो आइए पहले वर्किंग नोट्स तैयार करते हैं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको टोटल रेवेन्यू दिया गया है 4 लाख माइनस कैश रेवेन्यू 20% है टोटल रेवेन्यू का, तो 4 लाख का 20% निकालना है आपको, जो कि होगा 80,000। तो जो ये वैल्यू आती है वो आती है 3,20,000, यानी आपने 3,20,000 का माल उधार बेचा है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बात की जाए तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 68,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000। तो एवरेज आ जाता है 64,000। अब इसका रेशो कैलकुलेट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी आई है 3,20,000 और ये आपने कैलकुलेट किया है 64,000।
तो इसका आंसर निकल कर आ जाता है 5 टाइम्स, यानी आप साल भर के दौरान अपने देनदारों को 5 बार रोकड़ में परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आया होगा आपको। अगला उदाहरण लेते हैं। अगले उदाहरण से पहले आ गया है औसत संग्रहण अवधि। औसत संग्रहण अवधि की अगर बात की जाए तो औसत संग्रहण अवधि जो प्राप्य आवर्त अनुपात है उसी से संबंधित है। देनदार आवर्त अनुपात, प्राप्य आवर्त अनुपात तो यह बताता है कि वर्ष के दौरान कितनी बार देनदार रोकड़ में परिवर्तित हो जाएंगे, जबकि जो औसत संग्रहण अवधि है वो ये बताती है कि हमारे जो देनदार हैं, हमारे जो व्यापारिक प्राप्य हैं, वो हमें कितने दिनों में पैसा दे देंगे। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसके दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जो कि मोस्टली 365 ही रखना है, लेकिन यदि किसी प्रश्न में दिया जाए कि वर्ष में 360 दिन मानिए तो जितना मानने को कहा जाए उतना रखना है, या फिर मंथ जो कि 12 होते हैं, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, वो नीचे रख दें। अब डिपेंड करता है कि डेज रखना है या मंथ रखना है, कुछ भी रखें। अगर डेज रखेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो डेज में आएगा, अगर मंथ रखेंगे तो आपका उत्तर मंथ में आएगा। फिर भी मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऐसा है जिसका भाग देने पर मंथ इस तरीके से आते हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3, 3.5 महीना, तब तो आप 12 रख सकते हैं। और अगर इस तरीके के महीने नहीं आ रहे हैं तो आप डेज रखें, जैसा कि मैंने स्टॉक वेलोसिटी में भी आपको समझाया था। एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका दूसरा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, और इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है। जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर और नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे। आप देख लें, यही फॉर्मूला था जिसको मैंने अपोजिट किया है, और साथ में मल्टीप्लाई 365 या 12, अगर 301 से करना है, यदि 365 से करेंगे तो उत्तर डेज में आएगा, और 12 से करेंगे तो मंथ में आएगा। तो दोनों में से अब यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? अगर आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपने कैलकुलेट किया है या प्रश्न में अवेलेबल है तो आप बिल्कुल यही वाला यूज करें, और अगर नहीं है और केवल आपको मान लीजिए एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी औसत संग्रहण अवधि ही कैलकुलेट करनी है, तो फिर आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 16। शुभम लिमिटेड की पुस्तकों से 31 मार्च 2017 को निम्न शेष लिए गए। व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो आपने पहले सीखा, एवं औसत संग्रहण अवधि यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, और साथ ही साथ एक बात और, वर्ष में जो दिन मानने हैं वो मानने हैं 360। तो अब तो मंथ का तो सवाल ही नहीं उठता है, और डेज की जगह भी आपको 360 रखना है क्योंकि प्रश्न में ऐसा निर्देश है। संचालन से कुल सकल आगम 3 लाख, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है। संचालन से नकद आगम 60,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 है। संचालन से आगम वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न जो कि 21,000 है, जो कि लेस होगी, बिना सोचे लेस करना है, हर जगह ध्यान रखना, जहां पर भी सेल्स काम में लेना है रिटर्न लेस करके ही काम में लेना है। कुल देनदार 31/3/16 को 8,000 है। कुल देनदार 31/3/17 को 10,000 है। प्राप्य बिल जो है वो ओपनिंग 4500 है, और प्राप्य बिल जो क्लोजिंग वो 6700 है। अब अगर बात की जाए संदिग्ध ऋणों पर आयोजन, जो कि दे रखा है 2000, लेकिन आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या एवरेज कलेक्शन पीरियड की कैलकुलेशन करते समय इन्हें लेस नहीं करना है, जबकि करंट रेशियो निकालते समय अगर डेटर ले रहे हैं तो घटा कर लेना है। और व्यापारिक देयता जो कि क्रेडिटर होते हैं उसका यहां पर कोई यूज नहीं है। तो ये वाली सूचना और ये वाली सूचना आपको यूं ही दी गई है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये काम में नहीं आते। अब हम बात करते हैं हमें मोस्ट चीजें क्या चाहिए। हमें चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो कैसे निकलेगी? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से यहां पर 2 चीजें घटानी होगी, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और साथ ही साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रिटर्न। ये तो होगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज की बात करें तो यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए आपको ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर, 4 चीजें दे रखी है, तो चारों को जोड़कर भाग 2 का ही लगाना है, उससे आपका एवरेज आ जाएगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। यहां देखा जाए तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 और रिटर्न आपको दी गई है 21,000,
जब आप इन सबको 3 लाख में से लेस करते हैं तो आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आती है 2,19,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बीआर की बात करते हैं। तो हमें ओपनिंग डेटर जो दिए गए हैं वो 8,000 हैं और ओपनिंग बीआर हैं 4,500। ओपनिंग डेटर 8,000 और ओपनिंग बीआर 4,500। इसके बाद अगर बात की जाए तो क्लोजिंग डेटर जो कि आपको दे रखे हैं 10,000 और क्लोजिंग बीआर आपको दे रखे हैं 6,700। इसकी वैल्यू निकल कर आती है, आपका जो टोटल है वो है 29,200। इसमें आप 2 का भाग दे दें, 14,600 इसका औसत निकल कर आता है। तो आपको 2,19,000 में 14,600 का भाग देना है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है, इसमें 2 चीजें पूछी है। फर्स्ट निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। $2,19,000 अपॉन 14,600, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकल कर आता है 15 टाइम्स। 15 बार आपके देनदार, आपके बीआर पूरे साल में 15 बार रोकड़ में परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। दूसरी चीज ये पूछी है उसने, जिसके 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, लेकिन यहां पर तो आपके पास टर्नओवर अवेलेबल है तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है डेज इन अ ईयर। डेज इन ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जो कि 15 टाइम्स आया है। तो 360 भाग 15, और इसका जो आंसर निकल कर आता है वो आपके निकल कर आता है पूरा 24 दिन। यानी कि 24 दिन के अंदर अंदर एक बार माल बेचने के बाद देनदार आपको पैसा दे देते हैं। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आपको। अगला एग्जाम्पल, उदाहरण संख्या 17, जो कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड का अंतिम उदाहरण है। निम्न सूचनाओं से प्रारंभिक तथा अंतिम व्यापारिक प्राप्तियों की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें आंसर दे दिया गया है, उत्तर दे दिया गया है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का उत्तर आपके पास उपलब्ध है, और जो सूचनाएं अब तक प्रश्न में उपलब्ध हुआ करती थी वो यहां नहीं दी गई है। देखिएगा जरा, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 7 टाइम्स खुद ने दिया है। परिचालन से आगम की लागत, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000। सकल लाभ अनुपात 1/3 है कॉस्ट का, 1/3 है इसका कॉस्ट का। परिचालन से नकद आगम, कैश जो सेल है वो 30% है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। अंत के व्यापारिक प्राप्य और प्रारंभ के व्यापारिक प्राप्यों से
40,000 रुपए अधिक है। आपको यहां पर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की गणना करनी है, और वो दोनों नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनके बीच का कनेक्शन दिया गया है। क्या कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के से 40,000 रुपए ज्यादा है, यानी उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40,000 है। अब ऐसे सवालों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आपको जो आंसर दिया गया है, आपको दिया गया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का उत्तर दिया गया है 7 टाइम्स। तो आपको इससे संबंधित मदें, इस फॉर्मूले में जो मदें यूज होती हैं वो मदें चाहिए। वो मदें क्या है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब आप बोलेंगे सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो कहां से लाएं, ओपनिंग और क्लोज? बिल्कुल, लेकिन उसी से कैलकुलेट होगा। लेकिन हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे पहले वो समझे। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है 7,50,000 और जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया 1/3। अभी अभी आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला बताया था कि जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। तो जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब ये तो आया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमें चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो उसमें से क्या है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 30% है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का उसे लेस कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसी की गणना करते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखिए फॉर्मूला बना दिया है जो मैंने बोला है आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो यहां अगर बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7.5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 है किसका? 7.5 लाख का। तो 7.5 लाख में हम क्या ऐड करेंगे? 2,50,000। तो हमारी जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आ जाएगी 10 लाख। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो निकल जाएगी। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटाना होगा। तो अब हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है 10 लाख, इसका 30% है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 7 टाइम्स, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, ये देखिए आप। ठीक है, दूसरी बात अगर करूं मैं तो आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पता चल चुका है जो कि है 7 लाख। अब केवल गायब क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इस फॉर्मूले की सहायता से पहले हम निकालेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की सहायता से हम निकालेंगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो आइए बात करते हैं। यहां रख दें आप 7, यहां रख दें आप 7 लाख और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को आप मान लें x। इसको सॉल्व कर दें। 7x इज इक्वल टू 7 लाख, x बराबर 7 लाख अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 लाख। ये क्या आया स्टूडेंट्स? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता चल चुका है। आप बोलेंगे सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का क्या करें, हमें तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो अब जरा ध्यान दें, आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपको पता है, कितना पता है वो आपको मालूम चल चुका है, उसकी वैल्यू है 1 लाख, जैसा कि आपने अभी पीछे मालूम किया है। तो 1 लाख तो यहां रख दें, एक लाख यहां रख दें। अब आपको ना ओपनिंग दिया गया है और ना क्लोजिंग दिया गया है, लेकिन आपको
ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या कनेक्शन है वो दिया गया है। एक बार मैं आपको प्रश्न में वापस लेकर चलता हूं। क्या लिखा हुआ है? अंत के व्यापारिक प्राप्य प्रारंभ के व्यापारिक प्राप्यों से 40,000 अधिक है। यानी कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 रुपीज ज्यादा है, 40,000 रुपए ज्यादा है। तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जरा देखें। ओपनिंग को आप x मान लें और क्लोजिंग हो जाएगा x प्लस 40,000, क्योंकि इससे ये 40,000 ज्यादा है तो इसमें 40,000 जोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,00,000 2x प्लस 40,000 2x प्लस 40,000 बराबर 2,00,000। 2x प्लस 40,000 बराबर 2,00,000। 2x 2,00,000 माइनस 40,000, x 1,60,000 भाग 2, x बराबर 80,000। ये क्या आया? ये आया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो क्या करना चाहिए? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में 40,000 जोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो उससे 40,000 रुपए ज्यादा है। तो आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होगा 1,20,000। क्रियाशीलता अनुपातों में अगला अनुपात है व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। जिस तरीके से देनदार आवर्त अनुपात ये बताता है कि आपने जो बिक्री की है उधार, उससे जो देनदार हुए हैं उन्हें आपने कितनी बार रोकड़ में परिवर्तित कर लिया, उसी तरीके से व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात यानी कि लेनदार आवर्त अनुपात ये बताता है कि आपने वर्ष के दौरान जो उधार क्रय किया है उससे जो लेनदार उत्पन्न हुए हैं उन्हें आपने साल के दौरान कितनी बार भुगतान कर दिया। यानी जो क्रय से लेनदार उत्पन्न हुए हैं वो कितनी बार फर्म ने या संस्था ने कैश में भुगतान उन्हें किया है। तो वास्तव में व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात उधार क्रय और व्यापारिक देयता, इट मींस ट्रेड क्रेडिटर और बीपी का आपस में किस किस का? ट्रेड क्रेडिटर बीपी तो व्यापारिक देयता है और उधार क्रय इनका आपस में संबंध स्पष्ट करता है। आइए इसके फॉर्मूले की बात करें तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, जैसा कि आपको पीछे बताया गया कि जिसका जिससे संबंध है, ट्रेड रिसीवेबल का संबंध उधार बिक्री से है, इसलिए वहां पर ली गई थी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहां पर अगर बात करें तो जो ट्रेड पेएबल है यानी जो क्रेडिटर और बीबी हैं उनका रिलेशन उधार क्रय यानी नेट क्रेडिट परचेज से होगा। तो उसी हिसाब से इसका फॉर्मूला बनेगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। नेट क्रेडिट परचेज मतलब कि आपको टोटल परचेज में से कैश परचेज को अलग करना है, और एवरेज ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला भी अब आपको बनाना आ गया होगा, ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2, या आप कह सकते हैं ओपनिंग क्रेडिटर एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बीपी अपॉन 2। आगे अगर बात करें तो कौन कौन सी विशेष बातें, वो ही बातें ध्यान रखनी है जो आपने देनदार आवर्त अनुपात में ध्यान रखी। वहां पर आपको बताया गया कि अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना संभव ना हो तो आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन काम में लेंगे। इसी तरीके से यदि यहां पर नेट क्रेडिट परचेज निकालना पॉसिबल ना हो तो आप टोटल परचेज को काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि ओपनिंग क्रेडिटर एंड बीपी नहीं दिए गए हैं और उन्हें निकालना भी पॉसिबल नहीं है तो आप एवरेज की जगह क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बीपी यानी क्लोजिंग ट्रेड पेएबल को काम में ले सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो कि क्रेडिटर्स पर बनाया जाता है, अगर वो प्रश्न में दिया जाए तो उसे यहां पर इग्नोर करना होगा। आइए इसके बाद अगर देखें तो अंकित उदाहरण लेने से पहले इसी के साथ साथ अगला जो बिंदु है वो दिया गया है औसत भुगतान अवधि यानी एवरेज पेमेंट पीरियड। जिस तरीके से
वहां औसत वसूली अवधि थी कि आप देनदार से कितने समय में पैसा वसूल कर लेते, उसी तरीके से यहां पर यह बताया जाएगा कि आप अपने लेनदारों को कितने समय में भुगतान कर देते हैं। औसत भुगतान अवधि, औसत भुगतान अवधि यह जानकारी देती है कि संस्था अपने व्यापारिक देयताओं के भुगतान में कितना समय लगाती है। यह डिपेंड करता है आपके ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो पे। वो जितना ऊंचा आएगा, वो जितना ज्यादा आएगा, यह समय उतना ही कम आएगा। देयता आवर्त अनुपात जितना ऊंचा होगा, औसत भुगतान अवधि उतनी ही कम होगी। और इसके विपरीत जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो अगर नीचा होगा यानी कम होगा, तो यह समय ज्यादा आएगा, जो कि वास्तव में सही स्थिति का घोतक नहीं है। इसका मतलब आप अपने क्रेडिटर को टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आइए इसके फॉर्मूले, एवरेज पेमेंट पीरियड, वही वाली बात है। अगर आपके पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो निकला हुआ हो, आपको ज्ञात हो, तो आप केवल ऊपर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर या मंथ, दोनों में से एक चीज रखें और उसमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का भाग दे दें, या फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के फॉर्मूले को उल्टा करें और इंटू 365 या 12 करें, दोनों से उत्तर सेम आएगा। तो यहां बात की जाए तो एवरेज ट्रेड पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365 या 12। 365 का यूज कब करना है, 12 का यूज कब करना है, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए तो अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 18। रमेश लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से व्यापारिक देयता आवर्त अनुपात एवं औसत भुगतान अवधि की गणना कीजिए। दोनों ही चीजें आपको निकालनी है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज पेमेंट पीरियड। बात करते हैं वर्ष के दौरान कुल क्रय, टोटल परचेज 15 लाख, नकद क्रय कैश परचेज 4 लाख, उधार क्रय में से वापसी यानी कि परचेज रिटर्न 5000, लेनदारों पर बट्टा आयोजन इग्नोर करना है, ध्यान नहीं देना है। प्रारंभिक लेनदार 35,000, प्रारंभिक देय बिल 15,000, अंतिम लेनदार 50,000 और अंतिम देय बिल 20,000। तो आइए वो ही दो चीजें निकालनी है, क्या क्या, नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज की पहले गणना करेंगे। नेट क्रेडिट परचेज के लिए टोटल परचेज जो कि आपको दी गई है 15 लाख, उसमें से नकद परचेज और परचेज रिटर्न को लेस कर देंगे। तो यहां बात करते हैं 15 लाख माइनस 4 लाख एक है और रिटर्न दे रखी है आपको 5,000। तो इसका अमाउंट आता है 10,95,000। अब बात करते हैं डेटर एंड बीपी की। तो 35 और 15 ओपनिंग बैलेंस है, प्लस 50 और 20 क्लोजिंग बैलेंस है। इसका औसत अगर आप निकालते हैं तो इसका औसत आएगा 1,20,000 भाग 2, जो कि होगा 60,000। आइए अब फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इन्होंने पूछा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो नेट क्रेडिट परचेज जो कि है 10,95,000 और एवरेज ट्रेड पेबल जो कि आपको दे रखे हैं 60,000 और इसका उत्तर निकल कर आता है 18.25 टाइम्स। दूसरे की अगर बात करें तो या तो आप 365 में 18.25 का भाग दे दें तो आ जाएगा आपके 20 डेज, और मैं इसको दूसरे फॉर्मूले से भी बताना चाहूंगा। इस फॉर्मूले को उल्टा करें, इस वाले फॉर्मूले को, और सेकंड वाला हम उस फॉर्मूले से यूज करते हैं। तो
एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर, नेट क्रेडिट परचेज नीचे, और इनटू 365, इससे भी वो ही 20 डेज आने वाला है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो था वो हमारा 60,000 था, नेट क्रेडिट परचेज जो थी वो 10,95,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 365, तो इसका आंसर भी आपका 20 डेज होगा। ये आपका उदाहरण संख्या 18 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्रियाशीलता अनुपात का अंतिम अनुपात, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। यह अनुपात संस्था की कुल संपत्तियां और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो आगम आपको विक्रय या संचालन क्रिया से प्राप्त हुई है उनके मध्य संबंध स्थापित करता है। यह अनुपात यह बताता है कि संस्था का विक्रय उसके संपत्तियों की तुलना में कितना गुना है। यह संस्था की कार्यकुशलता का परिचायक होगा अगर ये ऊंचा होगा, अच्छी स्थिति में होगा। तो यहां बात की जाए तो यह अनुपात संस्था की कुल संपत्तियों तथा उनके आधार पर होने वाली संचालन क्रियाओं से आगम अथवा संचालन क्रियाओं से आगम की लागत यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं। दोनों से सही होगा के मध्य संबंध व्यक्त करता है। यह कुल विनियोग आवर्त अनुपात भी कहलाता है। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों में से कुछ भी एक रख सकते हैं बटा टोटल असेट्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रश्न में मोस्टली दिया हुआ होता है। अगर बात की जाए तो टोटल असेट्स नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, तो वो टोटल असेट्स होती है। तो आइए अगला एग्जांपल जो कि क्रियाशीलता अनुपातों का अंतिम उदाहरण है। निम्न सूचनाओं से कुल संपत्ति आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। ख्याति गुडविल आपको 8,000 दी हुई है। अन्य गैर चालू संपत्तियां, बार बार कह रहा हूं, पिछले वीडियोस में भी मैंने समझाया है कि यहां पर लिखा हुआ है अदर नॉन करेंट असेट्स, इसका मतलब गुडविल इसमें इंक्लूड नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे बात की जाए तो चालू संपत्तियां करंट असेट्स 20,000, संचालन से नकद आमद यानी कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,30,000, संचालन से उधार नकद आमद 3,90,000 यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,90,000 है, और संचालन से आमद वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न या रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके लिए हमें क्या करना होगा? कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़कर उसमें से रिटर्न को लेस करना होगा। तो बात करते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि आपको 1,30,000 दे रखी है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि आपको 3,90,000 दे रखी है, और रिटर्न आपको दे रखी है 20,000। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे आता है 5 लाख रुपए। अब बात करते हैं टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स के रूप में हमें 3 चीजें दे रखी है। गुडविल हमें दे रखी है 8,000, अदर नॉन करंट असेट्स हमें दे रखी है 22,000, साथ ही साथ करंट असेट्स आपको दे रखी है 20,000। इनका टोटल आता है 50,000। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन टोटल असेट्स। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात की जाए तो वो है यहां पर आपका 5 लाख, और टोटल असेट्स की बात की जाए तो वो आपकी है 50,000। तो इसका मतलब आपकी संपत्तियों की तुलना में आपका विक्रय 10 टाइम्स है। तो ये एक अच्छी बात का घोतक है, यानी संस्था ने अपनी संपत्तियों का अच्छा
प्रयोग कर रखा है, अच्छा विनियोग है, प्रबंधकीय जो क्रियाकलाप हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के वीडियो में बात करी क्रियाशीलता अनुपातों की, और उसमें मुख्य तौर पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड और टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो की बात की, जिसमें आपकी पाठ्यपुस्तक के सभी उदाहरण ले लिए गए हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे लाभदायकता अनुपातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।